90 तत्व अगर जीवन भर चलेंगे तो इंसान जब तक जिंदा है उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है 10 लाख में से एक इंसान के साथ। बाकी सबके साथ क्या होता है, ये 90 में के कई तत्व धीरे 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 वीक होने लगते हैं और कई तत्व खत्म होने लगते हैं। जब ये 90 में के कोई तत्व खत्म होते हैं या वीक होते हैं और उसकी वजह से जो बीमारी होती है, तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए वही तत्व फिर से चाहिए जो हमें एलोपैथी दवा, होम्योपैथी दवा, आयुर्वेदिक दवा, यूनानी दवा, फूड सप्लीमेंट या खाने की चीज से वो तत्व वापिस नहीं मिलने वाले हैं। तो यही रिसर्च चलती थी 200 साल से, वो तत्व कहाँ से मिलेंगे। तो साइंस को पता चला कि गाय जब बच्चा पैदा करती है तो पहले 3 दिन के दूध में सेम टू सेम 90 मॉलिक्यूल होते हैं और ह्यूमन बॉडी से 4 टाइम पावरफुल होते हैं। ये इम्यूनिटी पहले 16 घंटे के दूध में से 90 मॉलिक्यूल को डिराइव करके बनी है, जिसका वर्णन चरक सुश्रुत वाग्भट में किया है। आयुर्वेद ने इसको पीयूष कहा है। कोई आयुर्वेदाचार्यों का पूछ सकते, पीयूष का मतलब होता है अमृत। आयुर्वेद ग्रंथ ने किसी भी चीज को अमृत की उपमा नहीं दी है सिवाय कि ये गाय के पहले 3 दिन के दूध को। अमृत का मतलब ये नहीं होता है कि मुर्दा जिंदा हो जाए। अमृत का मतलब ये होता है जो पेशेंट बहुत ही खराब हालत में, जो बीमारी से पीड़ित है, सब कुछ दवा खाने के बाद जो ठीक नहीं हुआ है, वो आदमी को फिर से नया जीवन देने वाली दवा, उसको अमृत कहते हैं। उसी को गोपीयूष कहा गया है आयुर्वेद में। शायद आयुर्वेद की बात आपको स्टोरी लगती हो तो चलो मैं भी स्टोरी मान लेता हूँ, आपको लगती है तो, लेकिन ये इतिहास है, ये स्टोरी नहीं है। 200 साल का इतिहास है। 18वीं सदी में इसको व्हाइट ब्लड कहते थे। 19वीं सदी में रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इसका उपयोग होता था। इटाली के डॉक्टर इन्फांट डायरिया के लिए और बच्चे की बीमारी के लिए इसका उपयोग करते थे। 19वीं सदी की बात कर रहा हूँ मैं, 100 साल और ये 200 साल पहले की बात है। ये वो महान हस्तियां हैं जिन्होंने इस खोज की नींव डाली थी। ऐसे बहुत सारे रिसर्च 200 साल में हुए हैं। ये तो मैं एक झलक के लिए यहाँ बता रहा हूँ। डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन, जिसने पोलियो का वैक्सीन ढूंढा, इसी आदमी ने ढूंढा कि गाय के पहले 3 दिन के दूध के अंदर पोलियो का एंटीडोट है। अब ये रिसर्च जब 200 साल से चल रही थी तो ये रिसर्च को इतना वक्त क्यों लगा? क्योंकि टेक्नोलॉजी का अभाव था। उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी और ये रिसर्च चल रही थी। इस दौरान एक आदमी बीच में घुस गया। लोगों को आदत है बीच में घुसने की, है ना। तो एक आदमी बीच में घुस गया और उस आदमी का नाम था लुईस पाश्चर, जिसने वायरस ढूंढा, बैक्टीरिया ढूंढा। लोगों ने दवाई ढूंढनी शुरू की और दवाई ढूंढते गए, वायरस नए आते गए, दवाई ढूंढते गए। आज इस दौड़ के अंदर वायरस जीत गया है, दवाई हार गई है। ऐसे ऐसे वायरस है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा कि यही लुईस पाश्चर, इसको अच्छी तरह नहीं समझा गया है। उसका इंटेंशन ये नहीं था। उसने थियरी कुछ और ढूंढी थी, लोग निकल गए कोई और दिशा में। यही लुईस पाश्चर ने कहा था, वायरस एंड बैक्टीरिया इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज बट एनवायरमेंट इज रेस्पॉन्सिबल। तो एनवायरनमेंट क्या है? हमारे बॉडी का एनवायरनमेंट ही रेस्पॉन्सिबल है। एसिडिक एनवायरनमेंट गुड फॉर वायरस बैक्टीरिया, अल्कलाइन एनवायरनमेंट बैड फॉर वायरस बैक्टीरिया। ये इसकी ओरिजिनल थियरी है। अगर उस थियरी पे काम होता उस वक्त तो इतनी एंटीबायोटिक नहीं आती थी। उसकी जो असली थियरी थी वो लोगों को कभी समझ में नहीं आई। इसलिए वो आदमी गलत नहीं है, वो बीच में घुसा जरूर, लेकिन एक नई चीज लेके। उस थियरी पे कभी समय मिला तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे एसिड अल्कलाइन के ऊपर, बॉडी के सिस्टम पे। तो बात यह है कि 1986 से 2006 का समय ये बहुत इंपॉर्टेंट समय था। ये 20 साल के समय के दौरान ये 90 मॉलिक्यूल को परफेक्टली उसके नाम और कार्य के साथ हर मॉलिक्यूल को ढूंढ लिया गया और उस लेवल पे ढूंढा कि यहाँ बैठे हुए मैं किसी को भी पूछूंगा पानी में लाल कलर डालने से क्या होगा, तो यहाँ सबका जवाब एक ही होगा कि पानी का कलर लाल होगा। तो यहाँ पे लैंसेट पबमेड का मतलब क्या है? अगर इसके अंदर प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर है तो प्लेटलेट बढ़ेगा ही, जैसे पानी में लाल कलर डालने से लाल होता है। अगर इसके अंदर कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर है तो कार्टिलेज पे काम करेगा ही, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है तो पैनक्रियास पे काम करेगा ही। उस लेवल पर प्रयोग के द्वारा ये साबित हो चुका है।
इसीलिए लैंसेट एंड पबमेड में रेफरेंस है। अगर किसी डॉक्टर एमडी डॉक्टर को कहेंगे लैंसेट में इसका रेफरेंस है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये एमडी डॉक्टर का ही प्रोडक्ट है, पब्लिक में लाया गया है। क्यों लाया गया है पब्लिक में, ये हम आगे देखेंगे। एमडी डॉक्टर की मेडिकल जर्नल होती है, उसमें अलग अलग बीमारी पे प्रोडक्ट काम करता है, ऐसा आ चुका है। यहाँ पे तब छपेगा जब एविडेंस होगा। तो जिस 90 मॉलिक्यूल की बात की है मैंने, कंपनी की जो एक बुक है उसके अंदर ये 90 मॉलिक्यूल पूरे लिखे हुए हैं। ये बुक जो है 4 भाषा में उपलब्ध है कंपनी में, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और मराठी में। ये म्यूरिक एफडीए अप्रूव है, हलाल है, जीएमपी है, जितने सर्टिफिकेट दुनिया को चाहिए सारे सर्टिफिकेट मौजूद हैं। क्योंकि जब हम आपको पब्लिक में आके समझाएंगे तो सर्टिफिकेट लगता है, क्योंकि डॉक्टर सामने खड़े रह के समझा रहा है। लेकिन जब डॉक्टर के सामने खड़े रह के दवाई खाओगे तो कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता। फर्क इतना है, मैं खड़ा हूँ इसलिए आपको सर्टिफिकेट मांगोगे, लेकिन आप खड़े होकर दवाई खाओगे तो नहीं मांगोगे। कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है। ये प्रोडक्ट इतना पावरफुल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर है, इम्यूनोमोड्यूलेटर है, एंटीऑक्सीडेंट है। पहले हम बात करेंगे ग्रोथ फैक्टर की। क्या है ग्रोथ फैक्टर? ग्रोथ का मतलब होता है विकास। इस विकास क्रम में हर घटना अच्छी तरह होनी चाहिए। जैसे कि हम पैदा होते हैं, पहली सांस से जीवन शुरू होता है, आखिरी सांस यानी जीवन का अंत होता है। इसके बीच का समय इसको आयुष्य कहते हैं। ये अच्छी तरह जाना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। कॉकरोच छोटा है, युवा है, ओल्ड है। बकरी का बच्चा छोटा है, युवा है, ओल्ड है। कबूतर और पेड़। एक बच्चा गर्भ में सिंगल सेल से डेवलप होता है, जहां हम उसे देख भी नहीं सकते। एक दिन वही 5 और 6 फुट का आदमी बन जाता है। ये कैसे घटित होता है? ग्रोथ फैक्टर के कारण घटित होता है ऐसा। तो क्या है ये ग्रोथ फैक्टर? वेरी लो मॉलिक्यूल वेट पेप्टाइड को ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। पेप्टाइड क्या है? मिनिमम 2 अमीनो एसिड और लेस देन 50 अमीनो एसिड से पेप्टाइड बनता है। पेप्टाइड किडनी को रिपेयर करेगा और 50 के ऊपर अमीनो एसिड रहेगा तो प्रोटीन बन जाता है। प्रोटीन किडनी को नुकसान करता है, पेप्टाइड किडनी को रिपेयर करता है। ये पेप्टाइड की साइज क्या है? 0.1 नैनोमीटर, यानी पेप्टाइड बहुत ही सूक्ष्म छोटा होता है। हमारे हेयर की थिकनेस 10,000 नैनोमीटर है और ये 0.1 नैनोमीटर। ये बहुत ही हल्का, बहुत ही सूक्ष्म होने के कारण ये पेप्टाइड सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है और डीएनए को रिपेयर करता है, डीएनए सिंथेसाइज करता है, सेल्स का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया उसको रिपेयर करता है। इसलिए हमारा सेल्स का वोल्टेज भी बढ़ता है। इसके अंदर ये सारे ग्रोथ फैक्टर हैं जो अभी हम बारी बारी देखने वाले हैं। सबसे पहले इसमें है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, जो मैं एक एक टाइटल बोलते जाऊंगा, समझाऊंगा। यही टाइटल को आप गूगल में डाल के सर्च करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में कितने बड़े लेवल पर इसका रिसर्च हुआ है। तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का काम है सेल ग्रोथ। हमारी बॉडी सेल से बनी है, कंटिन्यू सेल्स ग्रोथ होते रहता है, सेल्स मरते पैदा होते हैं। सेल्स प्लोरिफरेशन, सेल्स मरते हैं पैदा होते, उस घटना को अच्छी तरह होने देना, उसको सेल्स प्लोरिफरेशन कहते हैं। सेल डिफरेंशिएशन यानी कि एक आदमी के घुटने के सेल डिजेनरेट हो रहे हैं, किसी के हार्ट के, लीवर के, ब्रेन के या कोई पुर्जे के। तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर सेल्स प्लोरिफरेशन के दौरान ये नक्की करता है किसने क्या बनना है। यहाँ वो स्टेज है सेल्स का, ये नक्की नहीं है सेल्स कि ये मसल सेल्स बनेगा या बोन सेल्स बनेगा या नर्व सेल्स बनेगा या लिवर सेल्स बनेगा। यहाँ पर डिसाइड नहीं है, डिसाइड यहाँ होता है। कौन करता है? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। जिस दिन ये डिसाइड नहीं हो पाएगा तो बॉडी को जरूरत है घुटने के सेल्स की, घुटने के नहीं बनेंगे। मसल्स की जरूरत है, मसल्स नहीं बनेंगे। लिवर की जरूरत है तो लिवर सेल्स नहीं बनेंगे, तब जाके बीमारियां शुरू होती है। एंजियोजेनेसिस, प्री एग्जिस्टिंग आर्टरी में से नई आर्टरी बनती है, वो तब बन पाती है जब एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर मौजूद होगा। एपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल्स प्रोग्राम डेथ। आपका सेल जब पैदा होता है
तब उसमें लिख दिया गया है कब वो मरेगा। जब उसका वक्त आता है खुद ही अपने आप को सुसाइड कर लेता है, उसको कहते हैं एपोप्टोसिस। ये एंटी एपोप्टोसिस है, यानी कि सेल्स की उस प्रोग्राम को चेंज करके सेल्स की लाइफ को बढ़ाता है, इसलिए इंसान दीर्घायुष्य बनेगा। लेकिन आप लोग कहोगे दीर्घायुष्य कैसे बनेगा, आयुष्य तो ईश्वर ने लिखा है। सही बात है ना, आपके मन में यही क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, ईश्वर ने जरूर आयुष्य लिखा है, लेकिन ईश्वर ने ये नहीं लिखा है कि ये आदमी 65 साल जिएगा, ये 70 साल जिएगा, ये 75 साल जिएगा, ये 80 साल जिएगा, ऐसा नहीं लिखा है। ईश्वर ने हर इंसान को आयुष्य श्वास के रूप में दिया है, इतना स्टॉक दे दिया है सांस का, लेना है छोड़ना है। जैसे एक आदमी को 10 करोड़ दिया जाए, वो 10 में 10 करोड़ को कब खत्म करे उसके हाथ की बात है। तो आयुष्य हमें श्वास के रूप में मिला है। जैसे कि कछुआ 1 मिनट में 3 से 5 बार सांस लेता है, इसलिए वो 300 से 500 साल जीता है। और डॉग कुत्ता 1 मिनट में 40-45 बार सांस लेता छोड़ता है, तो 12, 15, 18 साल जीता है। मनुष्य अगर 1 मिनट में 15 सांस ले और छोड़े तो वो 100 साल जीता है। तो यहाँ पे एंटी एपोप्टोसिस सेल्स के प्रोग्राम में चेंज आने से सेल्स के अंदर ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोसेस चेंज होती है, उससे ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होती है। ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होने से अपने आप आयुष्य बढ़ता है। जो संत महात्मा होते हैं ना, जानकार, वो आपकी नाक के पास ऐसा हाथ रखेंगे, ध्यान दीजिए, हाथ रखेंगे, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न चेक करेंगे और आपको बता देंगे कि आप अभी इतने साल के हैं, इतने साल और जी पाएंगे। आपके यूपी में ही एक महात्मा जी है जिनकी उम्र अभी 206 साल हो गई है। 206 साल की उम्र, सरप्राइज की बात है। नाम बताऊंगा बाद में, मेरे मोबाइल में है। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, इसको सिंपल भाषा में कहेंगे फायर ब्रिगेड। वुंड हीलिंग, ये जख्म को हील करता है। एक्सीडेंट होगा तो कार्टिलेज एंड मसल्स को रिपेयर करता है, क्योंकि ये वैरायटी ऑफ सेल्स एंड टिश्यू बनाएगा। एंजियोजेनेसिस में हेल्प करता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गर्भ के विकास में ये बहुत ही जरूरी है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 1990 तक इसको सोमेटोमेडिन कहते थे। 1990 के बाद इसका नाम साइंटिस्टों ने रखा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, लेकिन ये नाम भी मेरे हिसाब से उचित नहीं है। इसका नामकरण विधि और होगा, फिलहाल हम इसकी नामकरण विधि कर लेते हैं आज। इसका नाम होना चाहिए ऑल इन वन ग्रोथ फैक्टर। ऑल इन वन ग्रोथ फैक्टर इसका नाम होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे बॉडी का क्रिएटर है। यही हमारे बॉडी के हर पुर्जे को बनाता है, रिपेयर करता है, रिडिजाइन करता है। जैसे कि IGF-1 मसल्स और मसल सेल्स को बनाता है। एक बीमारी है जिसका नाम है मस्कुलर डायस्ट्रोफी, जिसमें क्या होता है कि मसल सेल्स जो है डिजेनरेट होते जाते हैं, आगे चल के मसल्स खत्म हो जाते हैं, मरीज चल नहीं सकता है, बिस्तर में आ जाता है। ऐसे मरीज को चाहिए IGF-1 चाहिए। इसका दूसरा नाम कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर कह सकते हैं, क्योंकि ये कार्टिलेज बनाता है। आज तक साइंस मानता था कि 2 जोड़ों के बीच गादी होती है, वो गादी वापस नहीं बनती है। जैसे कि घुटने के जॉइंट में गादी होती है, 2 मनके के बीच में गादी होती है। कई मरीज आते हैं ना ओल्ड एज वाले मेरे पास, तो कहते हैं डॉक्टर साहब मनका घिस गया है। ये मनका भी और ये मनका भी उम्र के साथ घिसता है, तो दोनों प्रकार के लिए यहाँ इलाज है। इस मनके के लिए एक अलग फैक्टर आएगा इसमें। तो ये IGF-1 कार्टिलेज को फिर से बनाता है। अभी समझो एक इंसान को घुटना घिस रहा है, आपको सरप्राइज होगी जान के कि जब आर्थराइटिस होता है, जिसको फर्स्ट स्टेज कहते हैं, वो डेवलप होने 10 साल लगता है। सेकेंड स्टेज पे और 2 साल बाद जाता है, थर्ड स्टेज पे और 2 साल बाद जाता है, और वाजपेयी के स्टेज पे जाने के लिए और 5 साल लगते हैं। यानी 18-19 साल लगता है एक इंसान को वाजपेयी का चेला बनने के लिए। इजी नहीं है, बहुत तपस्या है, भारी काम है।
आपको ये बात तो सबसे पता है ना कि सबसे दुनिया के अच्छे डॉक्टर ने ऑपरेशन किया फिर भी आज चल नहीं पाते वो, क्योंकि जिस लकड़ी पे स्क्रू लगाना है वो लकड़ी तो मजबूत चाहिए ना। अगर बोन की डेंसिटी नहीं है तो स्क्रू टिकने है क्या? अच्छा चलो ठीक है, आज बोन डेंसिटी ठीक है, उम्र बढ़ने के साथ तो वीक होनी है। इसलिए ऑपरेशन भी कामयाब नहीं होते हर किसी के। आज कामयाब है तो उम्र कम है, आगे क्या होगा? अभी 50, 55, 60 है, 80 साल में क्या होगा, 90 में क्या होगा? जिए 90 साल तक तो। यही बोन बनाता है, बोन मेरो को स्टिमुलेट करता है। बोन मेरो स्टिमुलेट होने से नेचुरल स्टेम सेल प्रोड्यूस होते हैं, और नेचुरल स्टेम सेल जब प्रोड्यूस होते हैं तो बॉडी में जहाँ पे भी जो भी खराबी होगी उसको रिपेयर करता है। ये लिवर को बनाता है। एक आदमी को सिरोसिस ऑफ लिवर होता है, पूरा लिवर खत्म हो चुका है, अगर उसको ये IGF-1 मिलेगा तो लिवर फिर से रीडिज़ाइन हो जाएगा। हमारे पास हैदराबाद में एक मरीज है, 80 साल की उम्र है उनकी। डॉक्टर ने कहा कि लिवर पूरा खत्म हो चुका है। फैमिली में शादी थी तो लोग सोचते थे कि बुजुर्ग इंसान है, शादी तक रुक जाए तो अच्छी बात है। ये गोली उनको सजेस्ट की गई, उन्होंने खाना शुरू किया तो शादी कब की हो गई, वो बुजुर्ग आदमी रुक गए, लिवर अच्छा हो गया, अब तो घूमते फिरते बढ़िया एकदम। क्योंकि 80 साल कोई उम्र कोई नहीं है, 120 साल की उम्र होती है, अभी तो 40 साल और बाकी है। आपको सरप्राइज होगी कि आयुष्य 120 साल क्यों होता है? क्योंकि जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको पता होगा सभी ग्रहों की दशा का टोटल 120 साल होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कि आदमी ढंग से जिए तो 60 साल में इंसान अपनी लाइफ की पहली साइकिल पूरी करता है और 60 साल के बाद जीवन की दूसरी साइकिल शुरू होती है। तो पहली साइकिल क्या है जीवन की? पहली साइकिल यानी कि पैदा हुआ तब से 10 साल की उम्र तक हमारे शरीर में विंड एनर्जी काम करती है। विंड यानी हिलते रहना। छोटा बच्चा बहुत हिलता है, आप एक 4 या 6 महीने के बच्चे को लिटाइए, जैसा वो हाथ पैर हिलाता है